Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Zivya Vadvani and today we'll be studying the poem My Grandmother's House by Kamla Das. This is the poem that we'll be studying for ISC Modern English, that is for class 12. Okay, so सबसे पहले we'll be taking the intro of the poem. About the poem, that is by My Grandmother's House by Kamla Das. So the poem tells you about कि this poem appeared in the in Kamla Das first anthology of the verse titled Summer Time in Calcutta. मतलब कि उनकी एक बुक थी जिसमें बहुत सारी पीसेज ऑफ राइटिंग थी जिसको हम एंथोलॉजी बोलते हैं, दैट इज़ द समर टाइम इन कैलकटा. उसी में से दिस इज़ वन ऑफ द पोएम्स. इट प्रोवाइड्स अ पावरफुल एंड इमोशनल रिकॉर्ड ऑफ हाउ नो वन कैन बिकम इमोशनली how one can become emotionally untethered after the loss of the place which once represent unconditional love. मतलब कि एक समय पर जो एक प्लेस थी दैट शोड अनकंडीशनल लव, जब आप उस प्लेस को छोड़ के जाते हो तो आप कितना नॉट फिजिकली कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर प्लेस हो जाते हो, विद एनी अदर प्लेस हो जाते हो इंस्टेड ऑफ दैट प्लेस. By the end of the poem, the speaker is fully understanding that how for granted she took the unconditional love for her grandmother. Now जब आप ये poem पढ़ोगे तो you will understand that the poet how bad she feels कि हाँ पहले हम उस unconditional love को समझ नहीं पाए, that was for because of her grandmother. The grandmother was showing that much, and now when she is not there तब हम उस चीज़ को हर जगह पर ढूंढ रहे हैं. नाउ सर्चिंग डेस्परेटली फॉर इवन ए स्क्रैप ऑफ व्हाट शी वंस हैड. अब उस चीज़ को हम हर जगह पर डेस्परेटली सर्च कर रहे हैं, एक एक कतरा उसका ढूंढ रहे हैं जो पहले मुझे एक ज़माने में मिला करता था, बट आई वॉज नॉट टेकिंग दैट सीरियसली. So, My Grandmother's House, this is a deeply personal confessional poem exploring a nostalgia. Now, ये जितने भी introduction lines हम आपको देते हैं, तो this will be very helpful for you all whenever you will write a long answer type question. Okay. सो अपने पास इन टॉपिक्स का हमेशा 5, 6, 10 पॉइंट्स बना करके रखा करो कि एनी क्वेश्चन कम्स तो एटलीस्ट आई विल स्टार्ट माई लॉन्ग आंसर दोज 10 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन विथ सच लाइन्स, सच कैची लाइन्स. तो इट इज़ वेरी डीपली पर्सनल कन्फेशनल पोएम जहाँ पर पोएट जो है वो कन्फेशन कर रही है अबाउट द नॉस्टैल्जिया, द लव फॉर सम प्लेस, द लॉस्ट लव एंड द लॉन्गिंग फॉर दैट चाइल्डहुड सिक्योरिटी शी यूज टू गेट एट द हाउस वेयर हर ग्रैंड मदर यूज टू लिव. The speaker reminisces about the ancestral home. वो उसको याद कर रही है, लॉन्ग कर रही है. She is memorizing that where she received that unconditional love. Now she is contrasting that love with her current loveless adult life and the emptiness that is following her grandmother's death. तो जो जिसको अब वो completely मतलब overpower नहीं कर पा रही है just because कि दैट पर्टिकुलर लव इज़ नॉट देयर नाउ जो उसके पास पहले था. ठीक, तो अब वील स्टार्ट विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. नाउ फर्स्ट थिंग, दिस इज देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव. नाउ अब वो कह रहे कि जो एक हाउस है, ये वो हाउस है जहाँ पर आई यूज टू लिव अर्लियर एंड इट रिप्रेजेंट्स द अनकंडीशनल लव, दिस हाउस. और अब वो बहुत दूर है. नाउ इट इज़ वेरी फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव. अब यहाँ पर ये जो फार अवे है उसका कहने का क्या मतलब है, दैट द स्पीकर लुक्स बैक एट द चाइल्डहुड व्हेन शी वॉज इन मलाबार केरला एंड द हाउस इज़ फार अवे बोथ इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकली ऑल्सो एंड इन टाइम ऑल्सो. समय के हिसाब से भी वो बहुत पीछे छूट चुका है बिकॉज अब वो चीज़ें आप वापस नहीं ला सकते. अभी तो यू आर इन 12, मे बी योर ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर विद यू बट और मे बी नॉट. तो जब आप पीछे की बात सोचते हो ना तो मे बी अदर ह्यूमन बींग्स आर देयर विद यू, योर फ्रेंड्स आर देयर, एवरी वन इज देयर, बट द love that you have always been receiving from your grandparents, you will never receive that unconditional love ever. ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि द हाउस इज़ वेरी फार अवे, दोनों टर्म्स में, प्लेस के टर्म्स में भी, डिस्टेंस वाइज भी एंड समय के हिसाब से भी, कि वो समय इतना पीछे छूट गया है दैट आई कैन नॉट गेट इट नाउ. वेयर वंस आई रिसीव लव, वॉट लव, दैट अनकंडीशनल लव एंड सैंक्चुरी, वो जो अफेक्शन भरी हुई जो जगह थी, contrasting with her current adult life जहाँ पर she is not able to get that much amount of love. Okay,
that woman died. She's talking about her grandmother who died, and the house withdrew into silence. Now this you can see कि ये जो figure of speech है that is personification. Personification is a figure of speech जिसमें आप एक non living thing को एक living thing की quality देते हो, जैसे the moon is dancing in the sky. तो similarly the house withdrew in silence. शांत रहना, हंसना, रोना, ये सब कौन करता है? ये सब human beings करते हैं. बट यहाँ पर the house is doing so, hence the house is personified as a person who withdrew into silence. मतलब कि वो जो हंसता खेलता घर था वो अब एकदम शांत हो गया है. She is telling about the harsh realities of the adult world, that is the current life that she is living in. स्नेक्स, तो कह रही कि वो जो हाउस है अब वो एकदम वहाँ पर सन्नाटा हो गया है, दैट इट इज़ ग्रीविंग, इट हैज़ बिकम हॉन्टेड एंड डेजोलेट, देयर इज़ नो वन हु लिव्स. ठीक, ओनली द स्नेक्स दैट मूव अमंग द बुक्स. वहाँ पर जो बुक्स रखी है उसमें सिर्फ स्नेक्स हैं जो मूव कर रहे हैं. मतलब जो पहले चीज़ें वहाँ पर प्यार भरी होती थी अब वहाँ पर सिर्फ छलावा, सिर्फ डिसेप्शन रह गया है. मतलब नाउ दोज people giving unconditional love to me are not there now. Okay, now next is I was then too young to read, but my blood turned cold like the moon. तो कह रही कि she was so young that time to fully understand the death or the books there. वो कह रही कि earlier उस समय पर I was too young to read. यहाँ पर read करने का मतलब इसका भी एक कह सकते हो कि मेटाफोरिकली इट इज़ एक्सप्लेन्ड इट एज कि जो लव था मैं उसको उस समय पर नहीं समझ पाई बिकॉज मैं बहुत छोटी थी उस समय. एंड इट इज़ अ वेरी ट्रू थिंग कि व्हेन वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स ऑल्सो, जब आप छोटे थे तो देयर वुड बी थिंग्स. अभी नाउ यू आर इन 12th, हो सकता है कि यू वुड बी गेटिंग सर्टन टाइम्स कि हाँ आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते थे और बचपन की थोड़ी सी वो फेडेड यादें आपके पास भी होंगी. ठीक है, समवेयर वेयर यू थॉट कि you were right then but now you feel like कि हाँ some time तो you would have also been rude to them. and now my blood turned cold like the moon. तो वो कह रही हैं यहाँ पर कि earlier I was too young to understand death and read the books there. और उस समय पर ना मैं उनके प्यार को समझ पाई, ना मैं that she is not here alive now उस चीज़ को मैं उस समय पर समझ पा रही थी, and neither the books that I could read. However, the loss has caused her immense emotional shock कि अब my blood turned cold. मतलब कि अब ये जो now she is not there तो उस चीज़ से मुझे इतना emotional shock मिला है that I feel like कि I am cold, dead, despairing inside. जैसे कि वो मून है वहाँ पर जिसके साथ हम अब कंपैरिजन कर रहे हैं, as a moon seems like, क्योंकि वो रात में ठंडे समय पर वो दिखता है. तो माई ब्लड इज़ एज कोल्ड एज दैट मून दैट इज़ इन द स्काई. एंड जस्ट वाई, बिकॉज अब मुझे वो अंदर वो वार्मथ नहीं मिलती है, वो प्यार नहीं मिलता है दैट आई यूज टू गेट अर्लियर. ओके, नाउ इट इज़ जस्ट कोल्ड, मतलब नो सेंस ऑफ वार्मथ इज़ देयर. तो ये जो वाइट वाली लाइन्स हैं ये आपके पोएम वाली फॉर्म्स हैं, ये जो रेड वाली है ये उसका एक्सप्लेनेशन है. ओके, टेक्स्ट बुक सो यू वुड हैव ओपनड, आई एम जस्ट टेलिंग इन केस. तो आपको इवन इफ अगर वेन एवर यू विल बी ओपनिंग दिस डॉक्यूमेंट आई विल बी सेंडिंग यू ऑन टेलीग्राम, तो उसमें अगर आपको इसके ये जो कोड्स हैं वो याद करने हो ना, जिसमें मैंने हाईलाइट्स किए, लाइन्स ड्रॉ की हैं, तो उन सबको पढ़ लेना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर. कितनी कई बार आई हैव थॉट कि आई शुड गो देयर टू पियर थ्रू द blind eyes of the windows or just listen to the frozen air. तो she is saying कि many times I have thought कि I should go there to peer, मतलब कि वहाँ पर देखना, वहाँ पर झांकना. सी यहाँ पर बोल रहे हैं कि to peer through the blind eyes of the windows. यहाँ पर कह रहे हैं the windows are empty, or it may also be considered कि that she is crying, the lady, the poet is crying. वो कह रहे हैं कि टू पियर थ्रू द ब्लाइंड आइज ऑफ द विंडोज़ इट इज़ दैट इरिवर्सिबल पैसेज ऑफ टाइम. वो पोएट की इनएबिलिटी टू फुली कनेक्ट विद द मतलब पास्ट हैप्पीनेस. वो विंडो, वो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़, मतलब कि वो खाली दीवारें, वो खाली खिड़की जिसमें पहले मुझे वो प्यार दिखता था, बट अब इवन इफ़ आई गो देयर, इवन इफ़ मैं वहाँ से झाँकूँगी तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा उस खिड़की से, मुझे सिर्फ खालीपन दिखेगा. ओनली दैट एम्प्टीनेस विल बी शोन.
और जस्ट लिसन टू द फ्रोज़न एयर. फ्रोज़न मीन्स डेथ लाइक साइलेंस जो वहाँ पर है, क्योंकि अब वहाँ पर कोई नहीं रहता है. नो वन इज़ देयर टू शो मी दैट लव दैट आई यूज टू गेट अर्लियर. Okay, or in wild despair, pick an armful of darkness to bring it here behind my bedroom door like a brooding dog. तो कह रहे कि और in wild despair मतलब कि obviously that hopelessness, that despair, वो जो grief, जो दुख उसके मन में है, she should pick an armful of darkness. यहाँ पर ये जो armful of darkness है, the term, पहले हम लोग handful कहते हैं ना, मुट्ठी भर, तो कह रही है आर्मफुल मतलब कि पूरा हैंड फुल नहीं, आर्मफुल, योर एंटायर, मतलब इतना पूरा आर्म्स, दिस इज़ योर हैंडफुल, तो दिस इज़ योर आर्मफुल. ठीक, तो कह रही कि आर्मफुल ऑफ डार्कनेस को मैं अपने पास ले चलती हूँ और वहाँ पर वेयर आई लिव, जहाँ पर घर दूर है, जिस घर की ये बात कर रही है, तो वहाँ से उस चीज़ को मैं यहाँ ले आती हूँ. किसको ले आती हूँ? आर्मफुल ऑफ डार्कनेस को. मतलब इट इज़ टेलिंग कि वो जो लिंगरिंग कंटिन्यूसली अंदर जो पेन करने वाली ग्रीफ है एंड वो जो मेमोरीज़ है पोएट की चाइल्डहुड की, मेरे चाइल्डहुड की, उसको मैं अपने साथ ले आती हूँ हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम, और वो यहीं पर ही अपने बेडरूम के पास रख देती हूँ, ऐसे जैसे कि कोई ब्रूडिंग डॉग होता है. तो यहाँ पर वो कह रही कि शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग दैट पीस ऑफ दैट हाउस. वो जो डार्कनेस है, वो जो मेमोरी है, वो जो प्राइवेसी है, यू कैन कंसिडर इट एज लव ऑल्सो, दैट मेमोरी ऑल्सो, जो वो पास्ट में कहीं छोड़ आई है, उसको मैं अपने प्रेजेंट होम में ले आती हूँ, बिकॉज प्रेजेंट होम में मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है. एंड इट विल बी considered as a watch guard to me, like a brooding dog लिखा हुआ है, तो brooding dog का मतलब यहाँ पर है watch guard कर सकते हो. ठीक, to me. And the word like is used means it is a form of simile. जब आप as और like का word use करते हो to compare that डार्कनेस, आर्मफुल ऑफ डार्कनेस हेयर, और ऐसे उसको यहाँ ले आती हूँ जैसे कि वो मेरे बेडरूम में मुझे प्रोटेक्ट करेगा, कंफर्ट देगा, जैसे कि कोई ब्रूडिंग डॉग करता है, तो वैसे ही उसको मैं यहाँ पर ले आती हूँ. ठीक, तो वो यहाँ पर कह रही है कि ये जो ब्रूडिंग डॉग है, दैट मीन्स कि जो मेमोरी दैट आई एम ब्रिंगिंग हेयर, दैट मेमोरी that I'll bring here is compared to a loyal, silent, protective dog that sits behind her bedroom door, providing a sense of companionship and comfort even in its gloomy state. कि जब यहाँ पर सन्नाटा है, शांति है, दुख है, उस टाइम पर मैं उस मेमोरी को यहाँ पर लेकर के आना चाहती हूँ, सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट मी, कंफर्ट मी, जैसे कि एक डॉग एक कंपेनियन के जैसे मुझे प्रोटेक्ट और कंफर्ट करता है. देन शी सेज दैट यू कैन नॉट बिलीव, she says that you cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved. तो now she is realizing that कि वो जो darkness थी that stays behind the door to guard her memories. ठीक, फिर वो कहती है she addresses her husband or the lover, it is not very clearly mentioned, suggesting that he cannot understand the depth of love she once possessed. वो कह रहे हैं कि can you बिलीव, यू कांट बिलीव, तुम उस चीज़ को मतलब उस चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते डार्लिंग. कैन यू, क्या तुम कर सकते हो एक्चुअली, कि मैं एक समय पर एक ऐसे घर में रहती थी जहाँ पर आई वॉज सो प्राउड एंड सो लव्ड, आई वॉज रिसीविंग सो मच ऑफ अनकंडीशनल लव देयर वेयर आई यूज टू लिव. आई who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive love at least in small change. और वो कह रही है यहाँ पर कि now she is saying that it ends with the poem ends with a poignant admission that she is now a beggar of love. वो कह रही कि keenly, poignant मतलब कि keenly felt sense of emotion, especially bitter sadness और regret, कि अब उस चीज़ पे she is saying कि अब मुझे उस चीज़ का बहुत दुख हो रहा है, regret हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि जो लव मैंने उस समय पर जस्ट बिकॉज कि आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, नाउ I am a beggar of love because now I cannot find that love anywhere. A small change, it represents a meager unsatisfying affection. वो उसको सब जगह, she is still accepted everywhere but she is now begging at strangers doors. मतलब अब उसको लगता है कि वो हर इंसान जो उसके पास है वो stranger है and she is not receiving that love जो उसको पहले मिलता था. So she is still having that unsatisfying affection she receives from others.
compared to the total love she received from the grandmother's house. जो she is now begging for that little bit of love. ये जो small change लिखा हुआ है कि at least in small change I am begging my way. I've lost my way. I don't know where I'm supposed to go and I'm just begging at strangers' doors to receive the love कि शायद थोड़ा सा मुझे वो love मिल जाए that I used to get earlier. लेकिन अभी भी still I am not getting that amount of love. ठीक, यहाँ पर जो एक पॉइंट दिया हुआ है इमेजरी, अब दिस इज़ ऑल योर पोएम सेज अबाउट कि एवरीवेयर आई एम गोइंग, आई जस्ट वॉन्ट टू टेक दैट हाउस का एक हिस्सा टू माई प्लेस टू प्रोटेक्ट मी, टू गिव मी अ कंपेनियन. एंड अब जो मुझे वो प्यार था पहले मिलता था वो अब मुझे कहीं पे भी नहीं मिलता है. ठीक, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज दैट आज यूज टू डिस्क्राइब द हाउस, तो वो कुछ जगह पर जो इमेजरी यूज़ हुई है उसकी बात हुई है. तो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर, आप इसको यहाँ पर दोबारा से पढ़ सकते हो. ठीक, द थीम्स दैट वी विल डिस्कस हियर, फर्स्ट वन इज़ नॉस्टैल्जिया एंड लॉस. द पोएम इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल रिफ्लेक्शन दैट शी इज़ लॉन्गिंग फॉर दैट सेफ लविंग एटमॉस्फेयर जो उसके चाइल्डहुड होम में था, बट नाउ शी इज़ नॉट गेटिंग बिकॉज हर ग्रैंड मदर हैज़ डाइड. अनकंडीशनल लव जो उसे पहले मिलता था, एंड इमोशनली वॉइडनेस बिकॉज नाउ शी इज़ लाइक वॉन्डरिंग हेयर बेगर लाइक कि अब उसको इधर उधर भीख मांग रही है सबसे प्यार के लिए, लेकिन दैट शी इज़ नॉट गेटिंग नाउ बिकॉज अब उसको हर जगह पर वो अडल्ट लव मिलता है, नॉट दैट अनकंडीशनल लव जो उसे पहले मिलता था. अब उसको वो फेक लव मिलता है सब जगह पर. ठीक, childhood and innocence, she is talking about the house that represents a lost Edenic world, a simple innocent past जो अब जिसमें वो वापस नहीं जा सकती है. Then alienation and disillusionment, she feels detached from her current surroundings with the empty house symbolizing her inner isolation. जो घर वो वाला है जहाँ से अब वो वापस उस जगह पर जा नहीं सकती है. But here where she is not finding that love. Memory as shelter, she just wants कि even though the past has gone, she still wants कि वहाँ की कुछ memories को वो desperately she wants कि उसको मैं यहाँ पर ले आऊँ and अपनी ये जो harsh realities of present है उससे मैं दूर रख लूँ, और यहाँ पर मतलब उस memories को मैं यहाँ पर ला करके अपने पास रख लूँ as a comfort. The poem underscores the love she received cannot be found again, मतलब वो चीज़ ये बता रहे पोएम, resulting in a deep enduring sadness that she is receiving कि she is still begging for the love in a small change. ठीक है, तो this poem that explores the intense nostalgia for her ancestral home in Malabar that the poem is that the person is getting. The speaker contrasts the unconditional love and pride she experienced there with her current loveless life where she begs for affection. तो ये जो पोएम है इसमें जो स्पीकर है शी टेल्स कि वो अनकंडीशनल लव एंड प्राइड कह रही थी ना, दैट आई वॉज प्राउड एंड लव, तो वो जो अनकंडीशनल लव एंड प्राइड है जो उसे पहले मिलता था, she is not getting the same amount of love and pride she used to get earlier. Currently she is just begging for affection. After grandmother's death, the house fell into the silence and decay. Where the snakes moving among the books, it symbolizes the loss of that nurturing space. ठीक है, now everywhere there are snakes, there is deception. The poem also emphasizes the deep emotional loneliness and the desperate longing desire to return to the childhood refuge. जहाँ वो पहले एक ज़माने में उस बचपन को छोड़ आई है, now again she wants to go there. She is desperately longing for that childhood affection. Okay, so that's it for today. I hope you all have understood the poem, and if any doubt is there you can just mention it in the comment box. Keep preparing. Best wishes. Thank you.